नमस्कार साथियों। आज की हमारी यह छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट अध्यापक भर्ती की जो तैयारी कर रहा है, देखिए इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2025 में हुई थी, उसमें आए हुए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आप किस प्रकार कन्फ्यूजन होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको अब जो एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, हिंदी सब्जेक्ट के जो प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेंगे। चलो बिना देरी के आज की हमारी इस छोटी सी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है। हमारा प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है। अब साथियों इसमें सभी शब्द अशुद्ध है तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, व्यावसायिक मार्मिक पर्वतीय। ऑप्शन बी है क्योंकि गृहिणी आह्वान। ऑप्शन सी है दिवाली गोठाला केंद्रीय। ऑप्शन डी है अंधाधुंध डावाडोल आगंतुक। तो इसमें ऑप्शन ए में तीनों शब्द है वो शुद्ध हैं। ऑप्शन सी में भी सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन डी में भी सभी शब्द शुद्ध है, लेकिन ऑप्शन बी है इसमें क्योंकि। क्योंकि में ऊपर एक बिंदी आएगी और गृहिणी, तो गृहिणी नहीं होता है, ये होता है गृहिणी। और आह्वान है तो इसका ये भी अशुद्ध है। इसमें तीनों शब्द क्या है, अशुद्ध। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है। तो साथियों इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, यानी ऑप्शन हमारे पास है पुनरपि, पश्चाताप, अधिशासी, भर्त्सना। तो साथियों इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पश्चाताप है तो इसमें तय के आगे आधा तय हो रहेगा। बात करते हैं अधिशासी की तो इसमें सह सलगम वाला से आएगा। और भर्त्सना की बात करें तो इसमें इस प्रकार आएगा, भय आधा तय भर्त्सना, इस प्रकार आएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है इसमें शुद्ध है। पुनरपि का इसका अर्थ होता है कि फिर भी या दोबारा, यह एक अव्यय शब्द है। और बाकी के इसमें जो पश्चाताप अधिशासी भर्त्सना ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। इसमें ऑप्शन है सौंदर्यता, लब्ध प्रतिष्ठ, आधीन, अक्षोहिणी। अब साथियों इसमें शुद्ध शब्द आपको बताना है, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। लब्ध प्रतिष्ठ, ये साथियों इसका ये शुद्ध शब्द है। लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ जो शब्द है इसमें शुद्ध है। इसमें जैसे लब्ध प्रतिष्ठ का साथियों इसमें अर्थ होता है कि प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ। जैसे अन्य विकल्प दिए हुए हैं ये सभी क्या है, अशुद्ध है। जैसे इसमें सौंदर्यता के स्थान पर शुद्ध शब्द होगा साथियों सौंदर्य। आधीन की जगह अधीन होगा और अक्षौहिणी की जगह इसमें डबल मात्रा आएगी, अक्षौहिणी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है, यानी अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है यह पद कई भाव को प्रकट करता है। ऑप्शन बी है अब मेरी बात मान लो, नौकर के हाथ भेज देना। ऑप्शन डी है आज तुम फिर इतनी देर से आए। तो साथियों इसमें ऑप्शन ए है ये अशुद्ध है। जैसे यह पद कई भावों को प्रकट करता है तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि इस वाक्य में प्रकट करना क्रिया का उचित प्रयोग नहीं है। व्याकरण के नियमानुसार मन के भावों, विचारों या भावनाओं को दर्शाने के लिए व्यक्त करना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि यह पद कई भावों को व्यक्त करता है, इसका ये शुद्ध होगा। तो ऑप्शन ए है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह पद कई भावों को प्रकट करता है, ये अशुद्ध शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन है भगीरथी, द्वारका, अंतर्द्वंद, आगामी, बरात, स्वादिष्ट, वाल्मीकि, निरोग, नुपुर, सुई, अनुग्रहित, दृष्टा। साथियों इसमें सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन इसमें बी है। इनमें जो तीनों शब्द हैं ये शुद्ध हैं, आगामी, बरात, स्वादिष्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें जो भगीरथी है इसकी जगह भागीरथी, भागीरथी होगा। द्वारका की जगह द्वारिका होगा। अंतर्द्वंद्व की जगह साथियों ये अंतर्द्वंद्व, इसमें जो द है इसमें वह हो रहेगा अंत में। अब बात करें ऑप्शन सी की, जैसे वाल्मीकि है, निरोग है तो इसमें बड़ा नी आएगा। नूपुर है तो इसमें बड़ा नूपुर आएगा। सुई है जैसे बड़ा सु आएगा इसमें। अनुग्रहित की जगह
इसमें बड़ा ही आएगा। और इसमें बात करें जैसे दृष्टा है तो साथियों इसमें दृष्टा आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब साथियों इसमें वाक्य की बात आ गई। जैसे ये भी वैसे ही पंडित है जैसे आप। अब इसमें आपको वाक्य संरचना और अर्थ दोनों की दृष्टि से सही बताना है। आपके सब काम हमसे अच्छे होते हैं, ये साथियों अशुद्ध है। कोट का दाम पजामे से अधिक होता है, ये भी साथियों अशुद्ध वाक्य है। वे अपने आप को समझदार और दूसरे को बेईमान समझते हैं, ये भी अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी वैसे ही पंडित है जैसे आप। तो साथियों ये वाक्य संरचना और अर्थ दोनों की दृष्टिकोण से पूर्णतः सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। वह मुझ पर क्रुद्ध है। वह मुझ पर, साथ ही इसमें क्रुद्ध है, इसमें मिसप्रिंट है। आत्मा के अंदर बल होना चाहिए। बजट के ऊपर बहस होगी। तो ऑप्शन इसमें बी है जो शुद्ध वाक्य है। वह मुझ पर क्रुद्ध है। अब बात करें इसमें, यानी जो ऑप्शन बी है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। इस वाक्य में कारक का सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए की बात करें तो उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया, तो इसकी जगह ये होगा कि उसने गुरु के चरणों में नमन किया, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उसने गुरु के चरणों में अपना सिर नवाया। अब आत्मा के अंदर बल होना चाहिए, तो ये साथियों इसमें आत्मा के अंदर नहीं, इसका शुद्ध रूप कैसे होगा, शुद्ध वाक्य कैसे बनाएंगे, आत्मा में बल होना चाहिए। अब बजट के ऊपर बहस होगी, इसकी जगह बजट पर बहस होगी, ये वाक्य शुद्ध हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ऑप्शन बी है अपने अपने घरों से ले आओ। ऑप्शन सी है वे अनेक कला जानते हैं। ऑप्शन डी है श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करिए ऑप्शन ए है, ये अशुद्ध किस प्रकार है। अब वृक्षों पर कोयल कूक रही है, अगर इसकी जगह वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। जैसे वे अनेक कला जानते हैं, अब वे है इसमें बहुवचन है, तो वे अनेक कला जानते हैं, ये अशुद्ध है। लेकिन वे अनेक कलाएं जानते हैं, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होता है। ऑप्शन है पदबंध को सामासिक पद बनाने के लिए, पुनरुक्त शब्दों के बीच में, द्वंद्व समास के पदों के बीच में। साथियों ये तीनों है, ये सही बात कर रहे हैं। जैसे पद को सामासिक पद बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और द्वंद्व समास के पदों के बीच में भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी में आते हैं तो किसी पुस्तक या अवतरण के साथ उसके लेखक के नाम से पहले, यह वाक्य अशुद्ध है। अब साथियों यानी किसी पुस्तक या अवतरण के साथ लेखक का नाम लिखने से पहले योजक चिन्ह का नहीं बल्कि निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब निर्देशक चिन्ह साथियों इस प्रकार होता है, और योजक चिन्ह साथियों थोड़ा इसमें इससे थोड़ा छोटा होता है। योजक चिन्ह का मुख्य उपयोग दो शब्दों को जोड़ने, द्वंद्व समास जैसे माता और पिता, जैसे माता लिख दिया बीच में ये योजक चिन्ह लगा दिया और पिता हो गया। तुलनावाचक शब्दों में हो गया जैसे चांद सा चेहरा। पुनरुक्त शब्दों में जैसे धीरे, फिर योजक चिन्ह, फिर धीरे, धीरे धीरे हो जाएगा। अब निर्देशक चिन्ह की बात करते हैं, जो योजक चिन्ह से आकार में लंबा होता है, और इसका प्रयोग संवाद सूची या किसी कथन को उद्धृत करने से पहले किया जाता है। योजक चिन्ह साथियों ये दो शब्दों को जोड़ता है, जबकि निर्देशक चिन्ह किसी विवरण, स्थान या सूची की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका, इसमें निर्देशक चिन्ह आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। ऑप्शन बी है आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की बात करें, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। ऑप्शन डी है आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं। तो साथियों इसमें यानी विराम चिन्हों का सही प्रयोग पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी है हमारा, जो ऑप्शन 4 है, आपने बताया नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी जो विराम चिन्ह है उनका सही प्रयोग हुआ है।
अब बात करते हैं इसमें कि वाक्य विराम चिन्हों की दृष्टि से पूर्ण शुद्ध है। ऑप्शन डी। व्याकरण के नियमानुसार जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, क्या होते हुए वह सीधे प्रश्न का बोध न कराकर एक कथन के रूप में प्रस्तुत हो तो उसे अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ मुख्यतः आपने बताया नहीं एक कथन है कि आप कहाँ रहते हैं, उस पर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए पूरे वाक्य को एक कथन माना जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक की जगह इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हाँ साथियों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको अंत तक जरूर देखें। जैसे हमारा प्रश्न है, सिर से पानी गुजरना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। सिर से पानी गुजरना। ऑप्शन है सहनशीलता की सीमा पार होना, बहुत लज्जित हो जाना, मर्यादा भंग होना, आयु सीमा समान होना। अब इसका आंसर है ऑप्शन ए, सहनशीलता की सीमा पार होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सिर से पानी गुजरना मुहावरे का सबसे निकटतम और सटीक अर्थ है कि सहनशीलता की सीमा पार होना। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति को बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त करता है और अंत में उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है तो इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यह स्थिति के नियंत्रण से बाहर हो जाने का द्योतक भी है, जैसे किसी बात या व्यवहार को एक सीमा तक ही सहा जा सकता है। उदाहरण, जब मकान मालिक ने किराया मांगने पर किराएदार को अपमानित किया तो उसके लिए पानी सिर से गुजर गया और उसने घर खाली कर दिया। इसी प्रकार सिर से पानी गुजरना यानी सहनशीलता की सीमा पार होना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाम्बी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन है जिसने शरण दी उसकी रक्षा अवश्य करना, जोखिम का काम दूसरों को सौंपकर स्वयं आसान काम करना। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाम्बी में हाथ तू डाल मंत्र मैं पढ़ूं, यानी जोखिम का काम दूसरों को सौंपकर खुद आसान काम करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित भी मेरा पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का, लोकोक्ति का आशय है। साथियों, इस लोकोक्ति का आशय है कि चित भी मेरा पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का, तो हर दशा में अपना ही लाभ चाहना, यानी ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर दशा में खुद का ही लाभ चाहना। जैसे चित भी मेरा पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का, लोकोक्ति का आशय कि हर दशा में अपना ही लाभ चाहना। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ परिणाम कुछ भी हो लेकिन फायदा अपना ही देखता है और किसी भी तरह से खुद को विजेता या सही साबित करने की कोशिश करता है। वह दोनों पक्षों से अपना लाभ सुनिश्चित कर लेता है। जैसे सरपंच ने दोनों पक्षों से पैसे लिए और फैसला किसी के भी पक्ष में हो उसका लाभ तो पक्का था। इसी को कहते हैं कि चित भी मेरा और पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीरता शब्द है। अब धीरता शब्द है, ऑप्शन है क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है। तो साथियों, धीरता जो शब्द है यानी एक भाववाचक संज्ञा है। यह धीर विशेषण शब्द से बना है, यानी धीर विशेषण हो गया तो यह एक गुण या अवस्था का बोध करता है। संज्ञा किसी यानी संज्ञा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह धीरता एक मानसिक अवस्था या भाव का नाम है, इसलिए क्या है ये संज्ञा। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, क्रोध आदि क्या है भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार धीरता क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। धैर्य से धीर से बनी है, धीर है विशेषण, विशेषण बनी है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार धृति का अर्थ है। अब साथियों, इसमें धृति का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन है धैर्य, अधिकृत करना, स्थापित करना, यज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। धृति का अर्थ क्या है, धैर्य। साथियों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।